हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य है। तो सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। उससे पहले ये चीज जान लीजिए, इस जो है लेक्चर को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। इस साम्राज्य को, इसमें जो पहला भाग है उसमें हम जो जितने भी इंपॉर्टेंट सम्राट हैं या फिर जो मौर्य साम्राज्य के राजा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे भाग के अंदर प्रशासन, उनकी अर्थव्यवस्था और उन्होंने कौन कौन सी चीजें बनाई थी। कोई उन्होंने अभिलेख लिखे थे, कोई लेख लिखे थे, कोई स्तंभ बनवाए थे, वो सारी चीजें उनकी कला और संस्कृति के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरे भाग में महत्वपूर्ण प्रश्न मतलब एमसीक्यूज, ताकि आपको इसके बाद कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े और कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो 3 भाग आएंगे इस वीडियो के, देख लीजिएगा। ये हमारा पहला पार्ट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो से पूरा पूरा लाभ उठा सकें। चलिए, सबसे पहले देखिए मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है हमें। तो मौर्य वंश मगध पर राज करने वाला एक वंश था, मौर्य वंश। तो ध्यान रखना इस बात का, ये भी पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश ने किस कहाँ पर राज किया था। तो सबसे पहले मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश ने राज किया था, मौर्य साम्राज्य ने। और इसके बाद यहाँ पर देखिए इसके जो कुछ स्रोत हैं हमें, तो कहाँ कहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य वंश के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत क्या हैं। तो इसके दो तरह के स्रोत हैं, एक है साहित्यिक स्रोत जिसमें कुछ बुक्स हैं, और दूसरी तरफ है पुरातात्विक स्रोत जिसके अंदर की अशोक के अभिलेख जो उसने लिखवाए थे, कुछ भवन बनवाए थे, स्तूप, गुफा, मृदभांड आदि। तो जरूरी नहीं कि ये भवन भी अशोक ने बनवाए हों, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाए हो सकते हैं और उसके बाद दूसरे किसी और राजा ने भी बनवाए हो सकते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में पूरा। और साहित्य में देख लीजिए, पहले है अर्थशास्त्र। तो आपने अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य वही है जिनका नाम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये अर्थशास्त्र। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरी है इंपॉर्टेंट साहित्यिक बुक है इंडिका। इंडिका जो आपने पढ़ा होगा, मेगास्थनीज की रचना है, जो एक यूनानी राजदूत था, यहाँ पर आया था भारत के में। तो इंडिका जो है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पुराणों में भी हमें इस मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मुद्रा राक्ष से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी मौर्य वंश के बारे में जानकारी अवेलेबल है। तो इन सभी जो स्रोत है इनको पढ़ के हम आगे बात करेंगे कि जो सारी जानकारी है वो इन्हीं के बिहाफ पर हमें मिलती है, और इन्हीं के बिहाफ पर जितना भी हम ये लेक्चर है वो इन्हीं के बिहाफ पर है, क्योंकि इनसे पढ़ के आगे बुक्स बनाई गई थी और बुक्स पढ़ के आगे आपके लिए लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर देखने के बाद आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी अच्छी बुक हो आपके पास आप उस बुक को पढ़ सकते हो। क्योंकि लेक्चर सुनने के बाद यहाँ पर आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। सुनने के बाद लेकिन एक बार फिर भी आप खुद पढ़िए कि बुक्स में शायद यही लिखा हुआ है क्या, वाकई ये चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको श्योर हो जाए कि हाँ ये सारी चीजें लिखी हुई हैं और मैंने ये पढ़ ली हैं, अब इसके बाद मेरा कोई डाउट नहीं रह गया है। अब एग्जाम में जाके अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा और उस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। चलिए अब हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। वो तो थी उसकी ऐतिहासिक जानकारी कि हमें उससे कहाँ कहाँ से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 322 बीसी से 185 बीसी तक है, मतलब काफी लंबा कार्यकाल रहा इनका। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन से यहाँ पर सम्राट हुए, कौन कौन से राजा हुए। सबसे पहला जो है चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसको संस्थापक कहा जाता है मौर्य साम्राज्य का। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। ध्यान रखना इस बात का, चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। और किस वंश के बाद ये जो मौर्य साम्राज्य आया था, तो नंद वंश के बाद। नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। जो नंद वंश का लास्ट आखिरी रूलर था धनानंद, उसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इसका टाइम पीरियड याद रख लेना, 322 ईस्वी पूर्व से लेके 298 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। उसके बाद आए बिंदुसार, इनका ये टाइम पीरियड है 298 बीसी से 273 बीसी। उसके बाद अशोक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और फिर और बहुत सारे राजा हुए थे लेकिन उनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन आए थे और क्या उन्होंने काम किए हैं, ताकि अगर मुश्किल से क्वेश्चन वहां से पूछा जाए तो आपका जो है एग्जाम में जाकर ये ना हो कि ये मैंने पढ़ा नहीं है। और लास्ट जो है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था,
तो वृहद्रथ 185 बीसी के अंदर। उसके बाद पुष्यभूत पुष्यभूति ने जो है आगे उसकी जो है स्थापना की थी, शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, डिटेल से देखेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इसका टाइम पीरियड मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, 322 बीसी से 298 बीसी। और अगर आप चाहो तो साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हो, नोट डाउन करने से आपको चीजें याद रहेंगी। सेल्फ नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स आपको ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। चलिए देखिए, नंद राजवंश का तख्ता पलट व मौर्य साम्राज्य की नींव। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद शासन का तख्ता पलट कर दिया, नंद राजवंश को खत्म कर दिया और जो है मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अब इसकी जो है साम्राज्य की नींव किसकी सहायता से रखी गई थी? तो ये चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, जो भी आपको नाम याद रहे, उनकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जो कौटिल्य है या फिर चाणक्य है, वो क्या थे? वो तक्षशिला, एक विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर एक शिक्षक थे और वहां पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और कहा जाता है कि जो नंद राजवंश के आखिरी थे, धनानंद थे, उन्होंने किसी कारणवश से जो है कौटिल्य से बदतमीजी की थी और उन्हें उनके अपने दरबार से निकाल दिया था कौटिल्य को। कौटिल्य ने अपना बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, उनको शिक्षा दी और उसके बाद यहाँ पर जो है इस राजवंश का तख्ता पलट कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवा दी। तो ये सारा काम कौटिल्य ने करवाया, ऐसा कहा जाता है, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। इसके प्रमाण साक्ष्य कहीं भी नहीं है, लेकिन ये लिखित ही है, साक्ष्य है, यही आपके पास अवेलेबल है, तो आप इसको स्टोरी की तरह याद रख सकते हैं। बस इतना याद रखना जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश का खात्मा किया था और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। किसकी सहायता से? कौटिल्य की या फिर चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही आदमी है। तो बार बार नाम बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब देखिए दूसरा है मुद्रा राक्ष, जो किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। तो मुद्रा राक्ष विशाख दत्त की रचना है, इससे भी हमें जो है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब मैं ये बता देता हूं आपको एक छोटी सी चीज। अभी मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य ने इसका तख्ता पलट करवा दिया था नंद राजवंश का। नंद राजवंश का जितना भी तख्ता पलट करवाने के लिए जो जो भी चाल चली गई थी या जितने भी प्लान्स बनाए गए थे, जो षड्यंत्र रचे गए थे, उन षड्यंत्र जितने भी ये रचे गए थे, इन सभी की जानकारी जो किसमें मिलती है? मुद्रा राक्षस में। उसको एक नाटक का रूप दिया गया है। तो ये सारे जितने भी प्लान या जितने भी षड्यंत्र या जितनी भी चालें चली गई थी, किसके द्वारा? ये कौटिल्य के द्वारा रचित की गई थी। इन्होंने सारे प्लान्स बनाए थे, लेकिन लिखे किसमें हुए? मुद्रा राक्षस में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि तख्ता पलट करने के लिए जो प्लान्स या जो षड्यंत्र रचे गए थे, उसकी जानकारी कहां से मिलती है? मुद्रा राक्षस से मिलती है, जो किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद है भारत और यूनान के अंदर एक युद्ध हुआ था, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूं। भारत और यूनान के अंदर, तो यूनान के अंदर किसने, यूनान की तरफ से कौन लड़ रहा था? सेल्यूकस निकेटर। तो ये जो युद्ध था वो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, और सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो ये सिकंदर का सेनापति या फिर सिकंदर का गवर्नर था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जब ये वापस चला गया, तो तक्षशिला के ऊपर सेल्यूकस निकेटर का राज था। तक्षशिला पर सेल्यूकस निकेटर राज कर रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होने के बाद इसके इन दोनों के बीच में एक संधि हुई। उस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इसके अलावा जो हेरात, कंधार के कुछ क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए उस संधि के तहत। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह करने के बाद ये मतलब था कि सेल्यूकस निकेटर इसके बाद कभी भी आक्रमण नहीं करेगा और इन दोनों के बीच में संधि हो गई और इन दोनों के जो है रिलेशंस अच्छे हो गए थे। इस युद्ध का वर्णन, जितनी भी मैंने अभी आपको बताया है स्टोरी है, इसका वर्णन किसने किया था?
तो एपियान्स द्वारा इसका वर्णन किया गया है। ये नाम याद रख लेना, एपियान्स द्वारा, और पूरी स्टोरी याद रख लेना कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी, सेल्यूकस निकेटर हार गया। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान में दिए, एक संधि के तहत दे दिए, और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और बदले में जो है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कुछ क्षेत्र उसको दे दिए राज करने के लिए। उसके बाद है मेगास्थनीज। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। हालांकि इंडिका अपने मूल रूप में नहीं है। इंडिका मूल रूप में नहीं है का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि इंडिका लिखी गई थी मेगास्थनीज द्वारा। किस समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। लेकिन उसके बाद ये पुस्तक है तहस नहस हो गई, ये खत्म हो गई। लेकिन इसके अंदर जो लिखे हुए थे, जो भी चीजें लिखी हुई थी, वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग राइटरों ने किसी न किसी तरह से उन सभी चीजों को डाल रखा था, अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ था, वर्णन किया गया था। इन सभी को फिर से इकट्ठा करके एक पुस्तक बनाई गई जिसका नाम दिया गया इंडिका। तो इंडिका किसकी रचना है? ध्यान रखेंगे, इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अब ये मेगास्थनीज कौन थे? तो ये यूनानी राजदूत थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। और ये कौन थे? ये यूनानी राजदूत थे। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर ये दो और राइटर हैं, स्ट्रेबो व जस्टिन। स्ट्रेबो व जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहकर पुकारा है। जो वहां के बुक्स हैं या फिर जो वहां के लेख हैं उसमें सेंड्रोकोट्स लिखा हुआ है, सेंड्रोकोट्स। और एरियन और प्लूटार्क ने जो है एंड्रोकोट्स लिखा हुआ है अपने जो वहां पर उनकी बुक्स थी या जो उनके लेख थे। तो ये दो नाम है, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। तो ये नाम किसके हैं? ये नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये अलग अलग वहां के जो है उनके लेख में लिखे हुए हैं। और इन दोनों के बारे में किसने बताया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने इनके बारे में बताया था कि ये दोनों नाम, इसकी पुष्टि किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी कि ये दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। ध्यान रखना इस बात को, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स ये दोनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। अब कुछ तथ्य हैं, कुछ मान्यताएं हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से थे। तो किस वंश से वो बिलोंग करते थे? कुछ ब्राह्मण साहित्य मानते हैं कि वो शूद्र थे। ब्राह्मण साहित्य में लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। दूसरी तरफ बौद्ध व जैन साहित्य में क्या लिखा हुआ है? कि वो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। ध्यान रखना, ब्राह्मण साहित्य क्या मानते हैं? कि वो शूद्र थे, और बौद्ध व जैन साहित्य में लिखा हुआ कि वो क्षत्रिय थे। आगे चलते हैं, आगे है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या लिखा हुआ है? कि वो निम्न कुल से बिलोंग करते थे। और जस्टिन की रचनाओं में क्या लिखा हुआ है? कि वो साधारण कुल से थे। और विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है? कि वो निम्न कुल से थे। तो इसमें से क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है? अगर एग्जामिनर को आपकी डीप नॉलेज चेक करनी है कि इस बच्चे ने या फिर इस स्टूडेंट ने मौर्य काल को कितने ध्यान से पढ़ा हुआ है या मौर्य युग को कितने ध्यान से पढ़ा हुआ, तो इसको एक ही क्वेश्चन बनाकर मैच द फॉलोइंग में दे सकता है, मिलान करे में। तो ध्यान रखना यहाँ पर ये शूद्र, क्षत्रिय और निम्न कुल, तो यहाँ पर कोई एक ना दे के ये निम्न कुल को हटा देगा और यहाँ से कुछ कट कर देगा। तो चार ऑप्शंस दिए रहेंगे, तो फिर देख लेना अपने हिसाब से, इसको याद कर लो ताकि आपको परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं। प्लूटार्क एक राइटर हैं, उन्होंने क्या लिखा अपनी रचनाओं में? कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। 6 लाख की सेना से उन्होंने क्या किया? पूरे भारत को रौंद डाला और पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। अब सबसे पहला जो राजवंश था, सबसे पहला वंश जिसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, वो मौर्य साम्राज्य था। कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक किसका राज था? मौर्य वंश का। तो सबसे पहले जो है इतना बड़ा क्षेत्र किसी के राजवंश में, किसी के वंश में आया था या किसी के कंट्रोल में आया था, तो वो मौर्य वंश के कंट्रोल में आया था। ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। उसके बाद कुछ और नाम जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अहनानुरू, नाम याद रखना, अहनानुरू और पुरनानुरू। अहनानुरू व पुरनानुरू क्या है? ये दोनों तमिल ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अंदर क्या लिखा गया है?
इन ग्रंथों के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है और किस तरह से इन्होंने जो है दक्षिण भारत पर आक्रमण करके दक्षिण भारत को अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। तो ये दो तमिल ग्रंथ है, अहनानूरू व पुरनानूरू। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली एग्जाम में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों क्या चीजें हैं। तो ये तमिल ग्रंथ हैं और तमिल ग्रंथों में जो लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से जो है दक्षिण भारत पर आक्रमण करके दक्षिण भारत को मौर्य वंश के अंदर मिला लिया था। उसके बाद अपने आखिरी समय में, अपने आखिरी स्टेज के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो वो जैन सन्यासी हो गए थे, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। जैन सन्यासी भद्रबाहु की हेल्प से, भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और वो जैन सन्यासी हो गए। और कहाँ जाकर रहने लग गए? वो श्रवण बेलागोला में जाकर रहने लग गए। श्रवण बेलागोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या बन सकते हैं? पहला तो श्रवण बेलागोला का संबंध किससे है? कर्नाटक से। श्रवण बेलागोला का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से है क्योंकि वो आखिरी समय में कहाँ जाकर बस गए थे? श्रवण बेलागोला के अंदर। वहां पर जाकर उन्होंने चंद्रगुप्त बस्ती बसाई थी। कहां पर? चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई। कहां पर? श्रवण बेलागोला में। फिर से सुनिए यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी समय में चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और वो जैन सन्यासी भद्रबाहु की हेल्प से उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और श्रवण बेलागोला में जाकर वो रहने लग गए कर्नाटक के अंदर। उसके बाद जो जो इनकी संथाल विधि होती है या संथारा बोलते हैं जिसको, कि आखिरी समय में भूखा रहकर अपने प्राण त्याग देना, उस विधि से संलेखन विधि कहते हैं जिसको। ये जैन धर्म में काफी प्रचलित है संलेखन विधि, आखिरी समय में भूखा रहकर अपने प्राण त्याग देना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए और काफी टाइम वे ये भूखे रहे थे और भूख के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मृत्यु हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईस्वी में। तो ये तो था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी डिटेल। अब उसके बाद कौन बैठा बैठा गद्दी पे? बिंदुसार। एक बार यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये पहला शासक था और संस्थापक भी था मौर्य साम्राज्य का। इन्होंने नंद राजवंश का जो तख्ता पलट किया और मौर्य वंश की स्थापना की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। इसके अंदर इनके बारे में जानकारी दी गई है। और चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ जिसके तहत 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिए और सेल्यूकस ने हेलेना, जो कि सेल्यूकस की पुत्री थी, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। फिर मेगस्थनीज उनके दरबार में भेजे गए, उन्होंने इंडिका की रचना की। ये सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स दो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य के। ये आप अच्छे से उसको समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। प्लूटार्क ने क्या लिखा है कि उसके चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। तो आप समझ सकते हो 6 लाख की सेना काफी बड़ी सेना होती है। अब इसको चलाने के लिए, इसको रखने के लिए खर्च भी लगता है और रख रखाव के लिए लोग भी लगते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इसका पूरा प्रशासन काम कर रहा था, कैसे इनकी इकोनॉमी, जो इनका अर्थशास्त्र है और अर्थव्यवस्था है, वो कैसे काम कर रही थी। अहनानूरू और पुरनानूरू आप समझ गए, तमिल ग्रंथ हैं। ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आप इसको याद रखेंगे। दूसरे शासक थे बिंदुसार। इनका टाइम पीरियड 298 बीसी से 273 बीसी तक है। इनको कौन कौन से नाम दिए गए हैं? मित्रचेट, ये किसका नाम है? बिंदुसार का। अमित्रघात, ये भी बिंदुसार का नाम है। अमित्रघात का क्या मतलब है? शत्रु विनाशक। ये अपने शत्रुओं का नाश, अपने शत्रुओं का नाश कर देते थे, शत्रु विनाशक। तो इनको ये दो नाम किन्होंने दिए? तो ये यूनानी लेखकों ने इनको ये नाम दिए हैं, मित्रचेटस और अमित्रघात। क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि अमित्रचेटस किसका नाम है या अमित्रघात किसका नाम है। नेक्स्ट है भद्रसार। भद्रसार भी बिंदुसार का नाम है। ये किस में लिखा गया है? इसका जिक्र वायु पुराण के अंदर किया गया है। और सिंह सेन, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंह सेन किसका नाम है? बिंदुसार का नाम है और ये इसका जिक्र जैन ग्रंथों में किया गया है। और बिंदुसार के समय में ही तक्षशिला के अंदर दो विद्रोह हुए थे। तक्षशिला वही तक्षशिला है जहां पहले यूनानी जो है शासक सेल्यूकस निकेटर का राज हुआ करता था और वहां पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने राज करना शुरू कर दिया युद्ध के बाद। पर वहां पर क्या होता था? विद्रोह होते रहते थे। क्यों? वो चाहते थे कि हम फिर से अलग हो जाएं मौर्य प्रशासन से, वो
मौर्य वंश से वो अलग होना चाहते थे तक्षशिला के लोग। तो वहां पर दो विद्रोह हुए थे, मेन विद्रोह। पहला विद्रोह सुसीम ने दबाया था और दूसरा जो है अशोक ने दबाया था। सुसीम और अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। सुशोक जो है सुसीम, ये जो विद्रोह दबाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन अशोक कामयाब हो गए। और उसके बाद से ही यह माना जाने लगा कि अशोक के अंदर राजा बनने के, सम्राट बनने के सारे गुण हैं और उनका जो रास्ता आगे साफ हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए राजदूत। बिंदुसार के दरबार में दो राजदूत भेजे गए थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भेजा गया था, यूनानी राजदूत भेजा गया था। क्या नाम था? मेगास्थनीज। अब यहाँ पर बिंदुसार के पास दो राजदूत भेजे गए थे। एक तो सीरिया से आया था राजदूत और दूसरा मिस्र से आया था। नाम याद रखिए, डायमेकस। ये कहाँ से आया था? सीरिया से। और मिस्र से आया था डायनियसिस। नाम याद रखिए, डायमेकस और डायनीसियस। ये दो राजदूत थे जो बिंदुसार के दरबार में भेजे गए थे। सीरिया का शासक था एंटियोकस। उसने जो है डायमेकस को जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा। और मिस्र का शासक है टालेमी द्वितीय फिलोडेल्फस। ये नाम याद रखना, टालेमी द्वितीय फिलोडेल्फस। कई बार इसको अकेला फिलोडेल्फस लिखा होता है और कई बार अकेला टालेमी द्वितीय लिखा होता है, लेकिन ये एक ही आदमी का नाम है। तो देख लीजिएगा, आप इसको याद रखिए, टालेमी द्वितीय फिलोडेल्फस। तो ये कहाँ का शासक है? मिस्र का। और एंटियोकस ये सीरिया का शासक था। तो इन्होंने डायमेकस और डायनीसियस दोनों को राजदूत भेजे थे बिंदुसार के पास। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना हुआ तो वो क्वेश्चन कैसे देगा? मिस्र का शासक कौन है? टालेमी द्वितीय फिलोडेल्फस। और सीरिया का शासक है एंटियोकस। तो यहाँ पर एक साइड आपको कुछ देश दे देगा और दूसरी साइड कुछ शासक दे देगा, जैसे सीरिया, एंटियोकस, मिस्र, टालेमी द्वितीय, फिलोडेल्फस, या फिर जैसे दारा प्रथम। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा दारा प्रथम के बारे में भी। तो ध्यान रखना कि ये कहाँ के शासक थे। सीरिया का शासक एंटियोकस किसको भेजा? डायमेकस को। किसके पास? बिंदुसार के पास। मिस्र का शासक टालेमी द्वितीय फिलोडेल्फिस किसको भेजा? डायनिसियस को। किसके पास? बिंदुसार के पास। ध्यान रखना। उसके बाद बिंदुसार ने सीरिया के शासक थे एंटियोकस से इनको पत्र लिखा और इनसे कुछ मंगवाया था। इनसे कुछ तीन चीजों की इन्होंने मांग की थी। क्या है वो तीन चीजें? सूखी अंजीरें, अंगूरी शराब और दार्शनिक मांगा था इन्होंने। किसने? बिंदुसार ने सीरिया के शासक से, एंटियोकस से सूखी अंजीरें, अंगूरी शराब और दार्शनिक मांगा। लेकिन जो है सीरिया के शासक ने सूखी अंजीरें, अंगूरी शराब तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। इन्होंने कहा था कि यह हमारी धार्मिक धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है, हम दार्शनिक वहां नहीं भेज सकते। और उनको सूखी अंजीरें और अंगूरी शराब मिल गई थी। तो इन्होंने कहां से मंगवाई थी? सीरिया से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिंदुसार ने अंगूरी शराब और सूखी अंजीरों की मांग किस शासक से की थी? एंटियोकस, जो कि सीरिया के शासक थे। उसके बाद 273 बीसी में 273 बीसी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो बिंदुसार के बारे में ये थोड़े से पॉइंट्स हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। अमित्र चेट्स, अमित्र घात, भद्रसार इनका नाम है, सिंह सेन इनका नाम है। तो इनके चार महत्वपूर्ण नाम है, इनके सामने लिख लीजिए। दो तीन बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे, फिर कभी आप इसको भूलोगे नहीं। इतना ध्यान रखना कि यूनानी लेखकों ने इनको मित्र चेटस और मित्र घात कहा है। भद्रसार किस में जिक्र है? वायु पुराण के अंदर। सिंह सेन का जिक्र किस में है? जैन ग्रंथों में। इसी समय पे दो विद्रोह हुए थे तक्षशिला के अंदर बिंदुसार के कार्यकाल में, जिसको सुसीम और अशोक ने दबाया। कुछ राजदूत भेजे गए थे, एंटियोकस, डायमेकस भेजा था जिन्होंने, और टालेमी द्वितीय ने डायनिसिस को भेजा। इन्होंने सूखी अंजीरें और अंगूरी शराब की मांग की थी सीरिया के शासक से। 273 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई। इस समय कुछ ज्यादा युद्धों का यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, तो यही चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। तीसरा है यहाँ पर अशोक, सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी जो है दूसरे लेक्चर का जो मैंने आपको भाग 2 बताया था उसका जो है बेस भी यहीं से बनेगा, क्योंकि ज्यादा काम इनके टाइम पे जो बहुत ज्यादा काम हुए थे कला संस्कृति के, इनके समय में हुए थे, अशोक के समय में। तो इनका कार्यकाल 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक है। लेकिन ये जो राजा थे इनको गद्दी कब मिली थी? 269 बीसी में, क्योंकि 273 बीसी में उसकी मौत हो गई बिंदुसार की। उसके बाद अशोक को गद्दी मिल गई, लेकिन इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ। 4 साल तक ये जो है अंदरूनी युद्ध के अंदर लड़ते रहे,
कहा जाता है कि इन्होंने युद्ध के जो अपनी गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया था और युद्ध में उनका वध कर दिया था, उसके बाद इन्होंने गद्दी प्राप्त की। तो ये सिर्फ कहानियां हैं या रियलिटी है, इनके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और आप भी इसको याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो बता देना, नहीं पूछेंगे तो फिर ये आपकी नॉलेज के लिए ठीक रहेगा। ठीक है। यहाँ पर अशोक का नाम अशोक, वैसे अशोक के कई नाम हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अशोक का नाम जो अशोक है उनके अभिलेखों में सिर्फ मास्की और गुर्जरा अशोक के दो अभिलेख हैं यहाँ पर। टोटल उनके 14 अभिलेख हैं अशोक के, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 14 अभिलेख हैं, लेकिन उनमें सिर्फ दो ही अभिलेखों में, जो कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, उसमें अशोक का नाम अशोक के नाम से जिक्र किया गया है। अशोक का जिक्र उनके ओरिजिनल नाम से अशोक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ मास्की और गुर्जरा अभिलेख में किया गया है। 269 बीसी में राजा बना था। उससे पहले अवंती का, जो कि उज्जैन व तक्षशिला का गवर्नर था। तो गवर्नर या फिर राज्यपाल पूछा जाए तो ध्यान रखना, मौर्य वंश का यहाँ पर जो है, मौर्य वंश का राज्याभिषेक होने से पहले, राजा बनने से पहले ये अवंती का गवर्नर था या उज्जैन या तक्षशिला का गवर्नर था। तीनों में कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखना कि अशोक राजा बनने से पहले यहाँ पर जो है गवर्नर था, राज्यपाल था। अशोक की माता का नाम पूछ लिया जाता है कई बार, सुभद्रांगी नाम है माता का। ध्यान रखना कि अशोक की माता का क्या नाम है, सुभद्रांगी, और ये चंपा अंग की राजकुमारी थी सुभद्रांगी। ठीक है। और अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की है कश्मीर में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण का जिक्र मिलता है कहां पर, 13वें अभिलेख के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग कहां पर है, जो उड़ीसा है, उड़ीसा अभी जो प्रेजेंट का उड़ीसा है, उस समय वहां पर कलिंग हुआ करता था। उड़ीसा, आंध्रा, और यहाँ पर ये जो दो जगहों को मिलाकर यहाँ पर कलिंग था। कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण क्यों किया, तो इन्होंने अपनी जो है विस्तार की जो नीति थी, विस्तार और कुछ यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बढ़ोतरी के कारण इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर आक्रमण करने के बाद जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें कुछ 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई और 1.5 लाख लोगों को इन्होंने बंदी बना लिया। तो जब इन्होंने क्या किया, युद्ध खत्म होने के बाद अशोक युद्ध स्थल पर गए, उन्होंने देखा कि लोग वहां पर किस तरह से तड़प रहे हैं, कुछ मर चुके हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ इस युद्ध के बाद। उन्होंने क्या किया कि युद्ध की नीति को छोड़ के धम्म की नीति अपनाने का फैसला कर लिया। धम्म की नीति मतलब धर्म की नीति अपनाने का फैसला कर लिया। तो कलिंग युद्ध के बाद इनका मन बदल गया और इन्होंने जो है राज्य का विस्तार करना बंद कर दिया, लेकिन अगर विस्तार कर भी रहे थे सिर्फ धम्म की नीति से कर रहे थे। तो अशोक का मन किस युद्ध के बाद बदला था, कलिंग युद्ध के बाद। कब हुआ ये, 261 ईस्वी में। और कलिंग युद्ध का या कलिंग पर आक्रमण का जो है जिक्र कहां पर मिलता है, 13वें अभिलेख के अंदर। अशोक के कुल 14 अभिलेख हैं, मैंने भी आपको यहाँ पर बताया था 14 अभिलेख हैं, उसमें 13वें अभिलेख के अंदर कलिंग युद्ध का वर्णन दिया गया है। और अशोक के राज्याभिषेक के 9 वर्षों बाद, 8 वर्ष पूरे होने के बाद 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। ध्यान रखना 269 बीसी में उनका राज्याभिषेक हुआ और 261 बीसी में यहाँ पर इनके जो है कलिंग पर आक्रमण कर दिया इन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, किसकी हेल्प से, उपगुप्त की हेल्प से। उपगुप्त कौन है, अब ये याद रखना, बौद्ध भिक्षु है ये। तो इनसे इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उपगुप्त याद रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, तो उपगुप्त से ली थी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अशोक के पुत्र का क्या नाम है, तो उसके पुत्र का नाम है महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम संघमित्रा। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद खुद बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में लग गए। इसके तहत इन्होंने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा, किस लिए, बौद्ध धर्म का, बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। महेंद्र और संघमित्रा दोनों नाम याद रखना। आगे जब मैं आपको गुप्त पीरियड पढ़ाऊंगा, गुप्ता काल पढ़ाऊंगा, वहां पर भी मैं कुछ नाम बताऊंगा, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसकी पुत्री है, वो किसकी पुत्री है। तो संघमित्रा अशोक की पुत्री है और महेंद्र अशोक का पुत्र है। ईरानी शासक दारा प्रथम, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा ईरानी शासक दारा प्रथम।
अब अशोक ने क्या किया, अभिलेखों के बारे में या फिर जो जो शिलालेख हैं, ये शिलालेख का सबसे पहले शिलालेख कौन बनवाता था, ये दारा प्रथम है, ईरानी शासक। ये शिलालेख बनवाते थे, इसी से जो है सीख कर या इनसे इनको कॉपी करते हुए अशोक ने भी जो है शिलालेख बनवाने शुरू कर दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु या फिर जो अच्छी अच्छी बातें होती थी वो शिलालेखों में लिखवा कर ये पब्लिक प्लेस पर लगवा देते थे, ताकि लोगों में नैतिक शिक्षा बढ़े, लोगों में नैतिकता का बढ़ोतरी हो, इजाफा हो, ताकि लोग धम्म की नीति को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। और इन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि आप बुद्ध धर्म को अपनाओ या बौद्ध धर्म को अपनाओ, इन्होंने कहा था आप जो भी अपना धर्म अपना रहे हो अपनाते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने दूसरे धर्मों के लिए दान पुण्य का काम भी किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये बौद्ध धर्म को मानने लगे तो इन्होंने पूरा राज्य ही बौद्ध धर्म के अंदर कर दिया, ऐसा नहीं है। और शिलालेख जो है कौन कौन सी लिपि में लिखे गए थे, तो ब्राह्मी लिपि याद रखना, दूसरा है ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि। तो चार लिपियों में शिलालेख लिखे गए थे। अब चार लिपियों में शिलालेख लिखने का क्या मतलब है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि कुछ लोग ब्राह्मी समझ सकते थे, ग्रीक लोग ग्रीक में पढ़ते थे, अरमाइक और खरोष्ठी। तो इनका जो है राज्य, जो इनका बहुत ज्यादा बड़ा एरिया इनके कंट्रोल में था, तो अलग अलग जगह के लोग अलग अलग भाषा समझते थे। तो जिस जगह के लोग जो भाषा समझते थे वहां पर उसी भाषा में शिलालेख बनवा दिया जाता था, लिखवा दिया जाता था। और अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो किस भाषा में है? वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक भाषा में है। ध्यान रखना, स्तंभ लेख सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक भाषा के अंदर लिखे गए हैं। और अशोक की जो लिपि थी 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और पढ़ने में सफलता पाई। ध्यान रखना, सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, जेम्स प्रिंसेप को सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा, 1837 के अंदर। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ अशोक के बारे में। अशोक का नाम जो है मास्की और गुर्जरा अभिलेख में दिया गया है। अशोक का नाम 269 बीसी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। उनके 4 साल बाद माता का नाम सुबधांगरी, और वे उज्जैन व तक्षशिला के राज्यपाल थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, किसकी हेल्प से, उपगुप्त की हेल्प से। कलिंग युद्ध के बाद उनका मन बदल गया, उनके विचार बदल गए और उन्होंने क्या है, धम्म नीति को अपनाया। धम्म नीति से उन्होंने दूसरों को बदलने की कोशिश की और उन्होंने अपने राज्य में मांस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया कि मांस कोई नहीं खाएगा। उन्होंने अपने जो है राजधानी के अंदर मांस खाने से मनाही कर दी थी। उसके बाहर उन्होंने मांस खाने से मना तो किया था लेकिन पाबंदी नहीं लगाई थी। राजधानी में मांस खाने पर पाबंदी लगाई थी। पशु और पक्षियों को मारने पर भी यहाँ पर जो है रोक लगा दी गई थी कि कोई राजधानी के अंदर पशु और पक्षियों को नहीं मारेगा। मतलब ये मानते थे कि सभी जीव एक बराबर हैं, एक समान है, तभी इन्होंने ऐसे कदम उठाए थे। और काफी सारी चीजें हमें इनसे जो है सीखने को मिलती हैं। आगे हम जो नेक्स्ट पार्ट दूसरा भाग आएगा उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से करवाएंगे। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो कमेंट करके एक बार हमें बता दीजिए, और कुछ और इसके अंदर एडिशन चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो जो एडिशन चाहिए वो आपको ऐड करके वो भी बता दिया जाएगा। इसका जल्द ही दूसरा भाग आएगा और फिर तीसरा भाग आपको मिल जाएगा। एक बार आप तीनों भाग देख लीजिए, आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि जो जो बताया है मैंने आपको वो चीजें आपको याद रहें। और इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, नोट डाउन करोगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, आपको फिर समझ भी आएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर आपको और भी वीडियोस के लेक्चर मिल जाएंगे। और इसके बाकी लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।